बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीटीआई रऊफ हसन साहब और सोशल मीडिया हेड जबरान इलियास साहब। मैं विदाउट एनी डिले और किसी और इंट्रोडक्शन के मैं चाहता हूँ कि रऊफ हसन साहब के पास चलूँ और रऊफ हसन साहब से स्ट्रेट अप पहला सवाल ये करूँ। रऊफ हसन साहब, हम आपको जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, वेयर यू स्टार्टेड योर करियर, हाउ यू आर हियर, हाउ यू जॉइन्ड पीटीआई एंड एवरीथिंग, हम जो चाहते हैं कि आप अपना मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो है हमारे अपने जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, प्लीज। थैंक यू अली साहब। बड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, लेकिन आपने इस टेस्ट में डाला तो चलिए कोशिश करते हैं। मैं जी सियालकोट में पैदा हुआ था, दैट इज़ वो जहाँ के मेरे पेरेंट्स थे, और वहीं मैं स्कूल में गया। और देन आई उसके बाद मैं कॉलेज, मरे कॉलेज में दाखिल जब हुआ तो मेरे वालिदैन जो थे उन्होंने रावलपिंडी में माइग्रेट करने का सोचा और यहाँ वो सेटल हुए। तो मैं भी फिर वहाँ से मरे कॉलेज से मैंने भी माइग्रेट किया टू गॉर्डन कॉलेज, और यही मैंने अपना जो एजुकेशन मैं कर रहा था। और उस वक़्त ये 65 से थोड़ा बाद का अरसा है, और उस वक़्त नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी वो बड़ी शिद्दत से हमारी रगों में फैली हुई थी। तो मुझे भी फ़ौज ज्वाइन करने का शौक़ चढ़ा और मैंने अपनी स्टडीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ा और मैंने फ़ौज ज्वाइन की। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कोई 1.5 साल गुजारने के बाद अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ एक्सरसाइज के ऊपर, और मुझे फ़ौज उसके बाद छोड़नी पड़ी। सो एट राइप एज ऑफ 18.5 years old, मेरा पहला करियर जो था वो अपने अंजाम को पहुंचा। And by the way, I've been a pensioner since 18.5 years of age, so I'm still drawing a pension. तो उसके बाद मैंने दोबारा अपनी तालीम का आगाज़ किया। तो मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था उसी दिन मेरे उस्ताद ने, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमाया कि कल से मैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, उसी कॉलेज में जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में। सो उसके बाद मैं कोई 2.5 साल पढ़ाता रहा, और मैं अपनी डॉक्टरेट के लिए जा रहा था, मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो भुट्टो साहब ने कॉलेजेस को नेशनलाइज कर लिया और मुझे एक उन्होंने फॉर्म थमाया कि जी इसको साइन कर दीजिए और आप गॉर्डन कॉलेज से के नौकरी करने की बजाय गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज के नौकर हो जाएंगे, हुकूमत के नौकर हो जाएंगे। तो मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन थमा दिया था, बिकॉज मैं गवर्नमेंट को सर्व नहीं करना चाहता था। एक दफ़ा वो फौज में कर लिया तो उसके बाद इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ से फिर मैंने जी एडवर्टाइजिंग में लिखने का बड़ा शौक था शुरू से ही। मैं सिंस द एज ऑफ आई थिंक 13-14 मैं लिख रहा था। सो मैं कुछ दोस्तों के पास लाहौर चला गया और वहीं से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया मैंने, फर्स्ट एज ए कॉपी राइटर। देन आई सेट अप माई ओन एजेंसी, जिसको कि मैं 20-21 साल चलाई, और बहुत वो कराची से बाहर मानी जाती थी कि क्रिएटिव एजेंसी अगर कोई है तो वो थी। उसके बाद दूसरा जो एक ट्रेजेडी हुई वो 2005-06 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, और ये भी शौकत खानम में, चूँकि और शौकत खानम के साथ मेरी एसोसिएशन उस वक्त तक शुरू हो चुकी हुई थी। और मैं शौकत खानम की ब्रांडिंग जो है वो मैंने ही इनिशियल डेज में की, खासा और बहुत जोश और जज्बे के साथ ये काम कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान ही वो डॉक्टर है जिसने क्रॉस द टेबल बैठ के मुझे कहा जी कि अच्छी खबर भी है और बुरी भी है। बुरी खबर यह है कि आपको कैंसर है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, और अच्छी खबर यह है कि इट ट्रीटेबल है, इट वाज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। सो और ये भी उसने कहा जी कि मैं आपको यहाँ नहीं ट्रीट कर सकता, और उसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता है। उसने अपना रैशनल दिया और फिर मैं लंदन चला गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया। विदिन 24 आवर्स मैं लंदन चला गया, और वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल जो कि ल्यूकेमिया के स्पेशलिस्ट है, वहाँ मैं कोई तकरीबन 3.5 साल ज़ेरे इलाज रहा। मैंने मौत को बड़े करीब से देखा है, और शायद मेरे पैशन की जो वजह है वो भी ये है, जब आप मौत को करीब से देख लें तो
شاید آپ کا خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. دوست جو میرے ہیں ابھی تک مجھے ڈیڈ مین واکنگ کا خطاب دیا ہوا ہے انہوں نے سودے سے، جنہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تھا. سو اینی وے وہ بھی فیز گزر گیا جی، بائی دا گریس آف گاڈ آئی ایم اسٹل دیئر. سو اس کے بعد وہ میرا جو بزنس وغیرہ تھا اس کو تو پھر چھوڑنا پڑا، بیکاز یہ تقریباً جو ریکوری کا فیز تھا یہ 4 5 6 سال چلتا رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ڈیفیکلٹ پوری طرح، جسے لٹرلی کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ چلنا سیکھا ہوا ہے، یہ حال تھا میرا اتنا. سو اٹ واز، میں نے اس کے اوپر کتاب بھی پبلش ہو جائے گی، ان قریب ہو جائے گی، بیکاز میں چاہتا تھا کہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگوں کو ٹرانسمٹ کروں، کہ چونکہ بڑے 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 ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے، ایموشنل ایسپیکٹ ہوتا ہے، فیملی کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، دین یو ول پاور ٹو سروائیو. آپ کے کتنے زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈیسن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ کچھ عرصے میں ہو جائے گی، وہ پبلش ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر میں واپس یہاں آیا تو وقت لگا مجھے دوبارہ سیٹل ہونے میں، اور خان صاحب کے ساتھ پھر تعلق تو تھا ہی، ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جوائن کرو. سو میں نے خان صاحب ایز ایڈوائزر ان کو جوائن کیا تھی. 2010 کی بات ہے. پارٹی کے ساتھ تو ہم پہلے دن سے ایسوسیٹڈ تھے، وہ تو اس سے بھی بلکہ جب بننے سے پہلے سے ایسوسیٹڈ تھے ہم لوگ. لیکن پھر دوبارہ میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا جو انٹرا پارٹی الیکشن کیا ہوا تھا وہ پی ٹی آئی نے کروایا تھا. اور مجھے ویری سیٹسفائنگ فار می کہ وہ الیکشن میں نے کنڈکٹ کیا ایز سیکرٹری آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، آف پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف. حامد خان صاحب جو ہمارے لائر بھی ہیں اور بڑا اسٹیچر ہے ان کا کمیونٹی میں، وہ چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے ہر چیز میرے اوپر چھوڑی تھی. تو وہ تقریباً 15 مہینے میں ہم نے وہ الیکشن کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد ایکسپیرئنس ہے. اس کے بعد انفارچونیٹلی بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کی ذاتی خواہش ہے کہ اس کو ہم ایک ریگولر ایونٹ کے طور کے اوپر، اور وہ جو لیڈرشپ اوپر سے امپوز ہونے کے بجائے نیچے گراس روٹ سے ایمرج کرنی چاہیے. اور ہوپ فلی اب یہ چیزیں سیٹل ہوئی تو دوبارہ ان کو کر لیں گے. اس کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تو کائنڈلی ان کے ساتھ میں نے اسپیشل اسسٹنٹ کام کیا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اوپر. اور اس کے بعد پچھلے سال سے ہم اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یہ ایک دوسرا آنر ہے مجھے انہوں نے دیا ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن بنایا ہے. تو آئی ہوپ کہ آئی ایم ہمبلڈ کہ انہوں نے کانفیڈنس کیا ہے اس مشکل وقت میں میرے اوپر کہ میں یہ کروں. تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری ڈیووشن کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ جو پارٹی کا امیج ہے اس کو بہتر اور بہتر کریں. اور یہ جو مشکل حالات ہیں ان سے نکلنے کے لیے جو بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ میں اور میری جو ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں. سو یہ ہے جی چند الفاظ میں یہ ہے. باقی اچھا، تو میں روف صاحب بڑا کوئکلی میں اس کا ایک جواب چاہتا ہوں. ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو مطلب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا کیسا لگتا ہے؟ ایک کوئک آنسر، اور پھر میں چاہتا ہوں میں حالات حاضرہ پر آ جاؤں. بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے جی. میں پچھلے 4 دن ہوئے جس طرح سے مجھے پی ٹی آئی کی فیملی نے ریسیو کیا ہے، میں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں جب بات کرتا ہوں. میں اٹس انبلیویبل. اور میں ان کا، اگر مجھے اس کا احساس نہیں تھا اب احساس ہوا ہے کہ کتنا ان لوگوں میں پیشن ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار کرتے ہیں یہ اپنے ملک سے، اور کتنا پیار کرتے ہیں یہ خان صاحب کی ذات سے. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی ہوں وہ خان صاحب کی معرفت سے ہوں. اور میں اٹس انبلیویبل. علی صاحب مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ وہ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم لوگ ایک بڑے مطلب کیا کر رہے ہیں، کوشش ہی کر رہے ہیں نا جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کوشش میں میں اب آتا ہوں کہ اب آپ ظاہر سیکٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی، کہ ہمارا ایک جو نیریٹو بلڈنگ میں جو ہوا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے کچھ لوگ جو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے 9 مئی کے واقعے کے بعد، کہ جیسے کہ شاید ہم لوگ کسی نہ کسی طرح قصوروار ہیں. اصل میں تو 9 مئی کے وکٹم جو ہیں وہ اصل میں ہم ہیں. ہمارے 10 سے 12 ہزار لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں. ہماری خواتین جو ہیں ان کو اٹھایا گیا صبح کے 4-4:30 بجے جا کر، مطلب 30-35 مسلح افراد نے، پولیس والوں نے اور باقی لوگوں نے اس طرح کر کے کیا. اور یہ تمام چیزیں، پرچے ہوئے ہم پر، سیدھی فائر اسٹریٹ فائر کیے گئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے، ہمارا لیڈر جو ہے اس کی سیکیورٹی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے 155 پرچے اس پر ہوئے ہیں. تو
आई मीन हाउ डू वी हैंडल दिस मेन नौ का जो ये पीडीएम ने ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि शायद पता नहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट ये बांट रहे हैं और पता नहीं हम लोग मुल्क दुश्मन है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। मैं फील करता हूँ जी कि ये एक किस्म का ट्रैप था, और चूंकि खान साहब उस वक्त कैद में थे, बाहर नहीं थे, और उन्हीं की कैद की रिएक्शन में ये सारा कुछ हुआ था। तो जो वीडियो सामने आई हैं उसके बाद तो उसकी कहानी कुछ और ही बनती है, ये नहीं बनती जो कि एडवर्टाइज की जा रही है, जिसके इश्तहारात छाप रही है गवर्नमेंट। तो बैकफुट के ऊपर, और खासकर जो आपने एक जिक्र किया औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो इंसानियत सोच सलूक है जी। अभी तक उनको अपनी फैमिली से किसी किस्म का राब्ता करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल हुकूमत ने एक वो खातून पुलिस ऑफिसर को कहीं भर्ती किया, और उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर आकर उन्होंने कहा जी कि हाँ, मैं उनसे राब्ते में हूँ। भई उनसे राब्ते में होने के लिए उनको फैमिली को जाना चाहिए, उनके बच्चे हैं, जो उनके बगैर जो है उनका हमें कोई पता नहीं है। जिस तरीके से उनको परेड किया गया, आज उनके चेहरों के ऊपर पॉलिथीन के बैग्स डाल के उनको अदालतों में पेश किया गया। मतलब ये हाल है जिस तरीके से अब बेहुरमती कर रहे हैं औरत ज़ात की। आपका जो सवाल है अली साहब, मैं कहता हूँ कि हम बैकफुट के ऊपर नहीं हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी आपने जैसा कहा है कि हमारे 10-12 हज़ार लोग जो हैं इस वक्त जेलों में हैं, औरतों के साथ जो हो रहा है वो भी सबको पता मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ और कि एक, असल विक्टिम तो हम लोग हैं ना 9 हाँ मई जी, के तो। और जो बिल्ड किया जा रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वो सारा कुछ हमारे खिलाफ है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि हमें एक टेररिस्ट पार्टी वो डिक्लेयर कर दें और खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश करें। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रिकोर्स है, वो है जुडिशियल रिकोर्स है। और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि आप जुडिशियल कमीशन बना के इसकी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करें, और ये पता चलाएं कि जी एक्चुअली कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया, वो प्रोवोकेटिव्स कौन थे जो कि हमें नजर आते हैं उन वीडियोस में जो वहां थे। अगर पीटीआई के कुछ लोग थे तो हम इसके ऊपर खान साहब, मतलब हम इसकी अनइक्विवोकल किस्म की कंडमनेशन भी कर चुके हुए हैं कि जी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके बैठ जाएंगे कि जी हमने किया, हम नहीं। अगर चंद लोग पीटीआई के थे तो और भी बहुत से लोग थे, और उन सब की निशानदेही होनी चाहिए। और ये जो है प्रोसेस, ये एक जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही हो सकता है। अगर ये लोग जो हमारे मुजरिमीन, जो हुकूमत है यहाँ बैठी हुई है, अगर ये इशारे करके ये कहती है कि ये लोग ही सिर्फ थे और ये पार्टी गलत है, तो उसको तो कोई नहीं मानेगा, उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक कि ये जुडिशियल प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते हैं और उसके थ्रू जो है पता चलाया जाता है कि क्या मुहरकात थे, क्यों ये सब कुछ हुआ और किन लोगों ने किया, तो उसके बाद ही किया जा सकता है। तो हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी उठा सकती है इस वक्त। और उसमें से सबसे अहम, जैसा कि मैंने कहा है, वो ये है जी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जुडिशियल कमीशन बनाने के ऊपर एग्री कर जाए, जिसके ज़रिए हम इंक्वायरी करवा सकें और इस साजिश के जो असल मुहरकात हैं उनको हम सबके सामने लेके आ सकें। तो अच्छा मैं नहीं फील जिब्रान, करता कि हम बैकफुट के ऊपर हैं। हाँ, जो स्टेट मशीनरी है इस वक्त वो पूरी तरह हमारे खिलाफ ऑपरेट कर रही है। वो मीडिया हो या वो बयानात हो इन लोगों के, या वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जिस तरीके से ये जाके दें, तो रियासत की जो जो फाशिस्ट फेस है वो पूरे अपने फैंक्स के साथ बाहर निकला हुआ है। तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपने सारे वर्कर्स को मतलब मैं हेड्स ऑफ टू देम कि जिस बहादुरी से और जिस परसिवियरेंस के साथ वो इस सारी जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेंगे और ज्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे। अच्छा जिब्रान, यही इसी तरह का सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया के भी लोगों को उठाया गया, अबडक्ट किया गया बहुत ज़्यादा लोगों को, और मई 9 के बाद फिर वही वाला नैरेटिव जो जो ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह के हम इसके मुजरिम हैं। तो हाउ डू वी मतलब हम इसको किस तरह मुकाबला करें सोशल मीडिया के ऊपर, इसको ये बताने के लिए कि असल विक्टिम तो हम लोग हैं? बिल्कुल। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे ज़रूर साहब ने कहा कि बैकफुट पे तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आई थिंक उनका जो नैरेटिव है, वो कहते हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई, पीटीआई डन एंड डस्टेड का वर्ड यूज़ किया गया, चेकमेट हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि चेकमेट किसने और कब किया। सबसे पहला तो आप ले लें कि अप्रैल 10 को जो आवाम निकली, आपको पता है कि पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर्स आउस्टेड होते हैं, जब निकाला जाता है, तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि लोग निकल आए, और ऐसा लोग निकले कि तारीख रकम कर दी। तो अप्रैल 10 को तो पहला चेकमेट अवाम ने दिया है इनको, सारे पीडीएम को। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक इलेक्शन आता है, जैसे जो एक प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है,
जुलाई 17 मुझे ऐसा लगता है कि उसको डेमोक्रेसी डे मनाना चाहिए पाकिस्तान में, बिकॉज सारे के सारे सब हमारे अगेंस्ट, राइट? इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी अगेंस्ट, उनका भी सीएम भी उनका ही था, और फिर उसके बावजूद हमने कोई 17 सीटें जीती 20 में से। वो तो रिगिंग करके उन्होंने कोई 15 कर दी, लेकिन 15 भी आपको पता है 15 आउट ऑफ 20 इज 3/4 मेजोरिटी। अच्छा, यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये मैं कहता हूँ दूसरा चेकमेट। तीसरा मैं कहता हूँ कि एक इन्होंने क्या तरकीब निकाली कि इन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में जहां जहां पीडीएम सारी पार्टीज कंबाइंड के वोट पीटीआई से ज्यादा हैं, वहां पर नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन करा देते हैं। वहां पर भी हम जीते 7 आउट ऑफ 9 नेशनल असेंबली सीट्स। उसके बाद वो भी धांधली भी थी एक, कराची में, आपको पता है। तो एनी हाउ उसमें भी 7 आउट ऑफ 9 डिस्पाइट ऑफ ऑल द धांधली हम जीत गए थे। तो तीसरा चेकमेट। चौथा मुझे लगता है कि इन्होंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं क्या होगा कि जो 186 वोट चाहिए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, जो परवेज इलाही का था पंजाब में जनवरी ऑफ 2023, वो भी जीत गए हम। दैट्स द फोर्थ चेकमेट। उसके बाद इन्होंने इतना टेरर फैलाया और फिर मीनार पाकिस्तान जो जलसा था ज़िले शाह के मर्डर के बाद, उसको जो शहीद किया था उसके बाद फिर भी लोग निकले, और इतना ब्लॉक किया था उसके बावजूद लोग निकले। तो मैं कहता हूँ वो भी हम जीते। अब ये वाला भी मे नाइट भी पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट एक होता है ना कि चेस बोर्ड आप खेल रहे हो और आपने चेस बोर्ड उल्टा कर दिया हो कि भाई अब ने तो खेलना ही नहीं है। अब जब गन पॉइंट पे लोगों से कन्फेशंस लेंगे, गन पॉइंट पे लोगों को निकालेंगे, तो फिर तो आपने हार मान ली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पीडीएम बैक फुट पे है, उन्होंने हार मान ली है। और हमारे लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने सारी बैटल्स जीती हैं, सब कुछ ही जीता है, अभी तक कुछ नहीं हारा। तो अब गन पॉइंट तो फिर तो ये वो वाली बात है ना कि भाई जिसके पास फिर सबसे ज्यादा वायलेंस की कैपेबिलिटी हो वो। तो इलेक्शंस आने थे, मैं कहता हूँ कि जो हमारा 3/4 है, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होगा। तो देयर इज नो रीजन टू थिंक दैट वी आर ऑन बैक फुट। आई थिंक वी आर ऑन द मोस्ट फ्रंट फुट दैट वी हैव एवर बीन। वो तो बस इलेक्शंस आने दें, इंशाल्लाह जब भी आएंगे हम बहुत अच्छा जीतेंगे। अच्छा राउत साहब, मेरा जो अगला सवाल है ना, क्योंकि मैंने आपको ये सुना है, 2-3 क्लिप्स देखी हैं, आपने कहा कि क्लेंजिंग प्रोसेस है पार्टी का, भी आपने उसके ऊपर मेल्टिंग डाउन वाला एक आर्टिकल भी लिखा और ये तमाम चीजें। अच्छा, मेरा जो जिस तरह अभी जबरान ने मेंशन किया ना कि हम गन पॉइंट पर रख के जिस तरह से लोगों की सियासी वाबस्तगियां जो हैं वो तब्दील की जा रही हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को फैमिलीज को लेकर धमकाया जा रहा है, तो हाउ टू बी वेद, मतलब हम इसको किस तरह से अब फिर देखें, कैसे हम किसी को जज कर सकते हैं? इसका क्या मतलब, और जो बाहर निकलता है, जो ये कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, उसको दोबारा जेल में डाल देते हैं। हमने ये देखा कि हमारे शीरी मजारी के साथ ऐसा हुआ कि 4-5 मरतबा उनको जेल में डाला गया। आज अली मोहम्मद खान के साथ ऐसा हुआ, शहरियार रफीदी के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब एक लंबी तवील फहरिस्त है इन तमाम लोगों की। तो इसमें जो सियासी रहनुमाई है, जो लीडरशिप है, वो क्या कर पाती? मतलब मतलब मैं उस बयान से ये पूछना चाहता हूँ कि व्हेन यू सेड अ क्लेंजिंग प्रोसेस। देखिए जी, दो किस्म की, खान साहब ने भी इसको बयान किया है कि दो वजूहात, दो किस्म के लोग हैं हमारे पास जो कि गए हैं इस वक्त। एक तो वो लोग हैं जो कि आइडियोलॉजिकल, हमारे साथ कमिटेड, आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग थे। उसमें शीरी मजारी साहब का भी नाम आता है और भी लोगों के नाम आते हैं, आपने कुछ नाम लिए। तो ये लोगों जब गए हैं, ये तो मतलब रियासत का जो टेरर है उसकी वजह से गया, जिसको आपने डिस्क्राइब भी किया है। जो नहीं वो एफिडेविट सबमिट करता था उसको जेल में दोबारा डाल देते थे। शीरी मजारी को 5 दफा डाला, और भी लोगों के नाम आपने लिए, वो सब कुछ हो रहा है। जो नहीं करते उनको वो डालते जाते हैं, और जेल में इंतहाई बदतरीन उनके साथ सलूक किया जा रहा है। इसकी पेल्पेबल एविडेंस जो है ना वो सामने आ चुकी हुई है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो किताबें लिखी जाएंगी। वंस दिस फेज इज ओवर, बहुत कुछ लिखा जाएगा इसके ऊपर। दूसरे हैं कि जो 2010-11 में जब हमारा वो जलसा हुआ था लाहौर में, आप सबको याद होगा, तो बहुत बड़ा जलसा हुआ था। वो एक पार्टी की जो एक्चुअल लॉन्चिंग उस वक्त, जो अब करंट शेप की जो पार्टी है, उस दिन वो लॉन्च हुई थी अक्टूबर में लाहौर से। उसके बाद पार्टी ने फ्लड गेट्स खोले थे उन तमाम, बिकॉज लोगों को पता चला था कि ये फ्यूचर की पार्टी है, वो आना चाहते थे। वहाँ हमने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए थे। सो बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हो गए थे जो कि इसकी आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स जो हैं उसके साथ वो जेल नहीं करते थे। और ये हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे वो इसी किस्म के, कि जहाँ वो उनको नज़र आता है कि जी अगला जो हुकूमत है वो इस जगह होएगी, इस घोंसले में होगी, तो वो उस घोंसले में जाके अपना बसेरा शुरू कर देते हैं। उनकी कोई कमिटमेंट किसी एक नैरेटिव के साथ, किसी एक आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। और ये जो दूसरे लोग थे, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पार्टी में भी किसी तरीके से फिल्टर कर गए थे, और ये लोग गए हैं।
ये शायद मैं जब क्लेंसिंग प्रोसेस कहता हूँ तो वो मैं इन लोगों के बारे में, ये जो कम्युनिटी है जो एक है, इनके बारे में करता हूँ। जो दूसरे लोग हैं जो मैंने डिफाइन किया, उनके लिए मैं ये टर्म नहीं यूज करता। फेयर, उनके जाने का अफसोस है, हमें सबको अफसोस है। फेयर। एंड मैं अगर आप इसको इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मेरा ख्याल है कि जब ये कहर का जो नजूल होया हुआ है, जो ये हमारे ऊपर इस वक्त, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर, जब ये फेस खत्म होगा तो मेरा ख्याल है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो दोबारा पार्टी का रुख करेंगे और हमें उसको पॉजिटिवली कंसिडर भी करना चाहिए, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजिकल रूटिंग्स हैं, वो पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं और मेरा ख्याल है कि दोबारा अच्छा रोबर्टिले की फ्यूचर की बात है, सारा कुछ है। सो बेसिकली जी ये दो कम्युनिटीज थी, इनमें से दोनों ने अपनी अपनी वजूहात की वजह से पार्टी को छोड़ा। एक का हमें अफसोस है, दूसरे के बारे में मैं यहाँ तक कहूँगा जी कि ठीक है, क्लेंस हो गई है पार्टी और हो रही है अभी भी, शायद और 2 4 5 6 लोगों को जाए तो क्लेंस हो गई। तो खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी जब आपको ये पता चल जाए कि अब ये पार्टी जीतने के काबिल ही नहीं रही है तो फिर इलेक्शन करवा दीजिएगा, क्योंकि जीत हम तब भी जाएंगे। खान साहब की रेटिंग अली साहब पिछले 2 महीने में 75% से 91% पे आई, आप मुझसे यस, बेहतर जानते हैं। इस राइट, वक्त 91% रेटिंग के ऊपर वो स्टैंड करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, रोहित साहब, मैं तो ये भी सोच रहा था कि ये जब सब इलेक्शन अनाउंस होता है तो पीटीआई वालों को तो मुझे लगता है नॉर्थ निकल जाना चाहिए, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, और कैंपेन बस आखिरी हफ्ते आना चाहिए, कैंपेन बस वो करना चाहिए और बस जबरान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनेस्टली मेरा बहुत सही आखिरी कह रहे हैं। मेरे पास जरा वक्त थोड़ा सा कम है, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा ना बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आखिरी वाला सवाल है मेरा रऊफ साहब आपसे, और जिब्रान यही क्वेश्चन आपसे होगा। और रऊफ साहब, सवाल ये है कि आपने ये बात की है कि हम एक सियासी जमात है, हमारा मुकाबला सियासी जमातों के साथ है, हमारा मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। हम ये सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, हम इसके अलावा भी देखते हैं, लोग ये समझते हैं कि ताकत कहीं और है, फैसले कहीं और से होते हैं, और ये तमाम चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये तमाम चीजें। तो हमारा असल में यू बीइंग द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी, हम इसको, हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये तमाम चीजों पर? और जिब्रान, यही सवाल मैं आपसे, आई एम गोना गेट टू यू देखिए, द सेम। आपका बहुत बहुत ही अहम सवाल है। बेसिकली मेरा ख्याल इसका थोड़ा सा ज़रा डिटेल में जवाब दे लेते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक हकीकत है। हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये भी एक हकीकत है। हमें पॉलिटिकल रास्ता ही अडॉप्ट करना है। वो पॉलिटिकल पार्टी की कोई, आप दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए डेमोक्रेसी की, तो उसमें यही हुआ है कि डायलॉग हुआ है, बातचीत हुई है और उसके ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। हमारी पोजीशन जो यहाँ ज़रा बड़ी बड़ी एक डिफरेंट किस्म की है। इस मुल्क के ऊपर इस वक्त मुजरिमीन का कब्जा है, जिनको बिठाया गया है वहाँ। उन्होंने जिस तरीके से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस प्रूव किया गया था, वो सबको पता है। उसमें डिस्कशन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ वोट्स खरीदे गए थे, सारा कुछ किया गया था। ये जो तमाम इस वक्त कोटरी ऑफ पीपल है जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, और ये जहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं लंदन से, वो साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ना सिर्फ कॉन्विक्ट हैं बल्कि एब्सकॉन्डर भी हैं, भगौड़े भी हैं, वो भागे हुए हैं, और वो ड्रेस करते हैं इनके जलसों को और जुलूसों को, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि हाँ, पावर का मंबत तो है, वो बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो बात बनती है वो यही बनती है कि जी हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को कंटिन्यू करें और अपने जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं उनको इसी स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में हम उनको टारगेट करें, और यही हमारा नैरेटिव भी है। हम किसी कि अब हम किसी प्रोजेक्शन की बेसिस के ऊपर या कंजेक्चर की बेसिस के ऊपर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सके। लेकिन इस पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पावर और भी है और वो अपना रोल एक प्ले करती रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ये डिसाइड करना होगा कि हमने किसके साथ लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। सो मेरी जो राय, कतना राय जो है कि जी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने पॉलिटिकल रास्ता ही इख्तियार करना है अपने जो हमारी जो स्ट्रगल है उसको आगे ले जाने के लिए, और अपने जो पॉलिटिकल हमारे जो सियासी जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी अपना जो नैरेटिव बनाऊँ वो इसी के गिर्द ही बनाऊँ कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है, हमारी जो सियासी जद्दोजहद है, उसके क्या कॉन्टूर्स हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हम और पेनिट्रेट करें लोगों में, जो माशाल्लाह इस वक्त भी हमारी पॉपुलैरिटी उनके साथ बहुत है। लेकिन ये है कि हम फर्दर आगे जाना चाहते हैं, और मेरी जो ज़ाती राय है वो यही है कि जी हमें इसके गिर्द इसको, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके साथ साथ हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पावर सेंटर्स और भी हैं। खासकर एक पावर सेंटर है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका, और बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करते हैं इस सारी चक्कर में, सारी खेल में। अच्छा जिब्रान, देखो,
آپ اکثر اوقات یہ والا ذکر کر چکے ہیں اور یہ میں نے سنی ہے یہ بات آپ سے اسپیسز وغیرہ میں اور باقی جگہوں پر کہ ہمارے پاس جتنا مواد آتا ہے اور جس قسم کا آتا ہے وہ ہم تمام کا تمام اتنا فلٹر آؤٹ کرنے کے باوجود بھی ہم اس پر نہیں لگا سکتے, ہم جو بھی کریں. چلیں ایک آفیشیل میڈیا جو ٹیم ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے, وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو نبھاتی ہے, پوری کوشش کرتی ہے کہ جناب مطلب اپنے اس میں رہ کر کسی پر اس طرح سے وہ نہ کیا جائے اور ایک سیاسی لڑائی کو سیاسی ہی رکھا جائے. لیکن سوشل میڈیا کو آپ ظاہر کنٹرول تو نہیں کر سکتے, آپ شاید الیکٹرانک کو کر سکتے ہیں, آپ ایک پارٹی کی پالیسی بنا سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی آپ پالیسی اپنی آفیشیل کی حد تک بنا سکتے ہیں, لیکن جو باقی جتنے سپورٹران ہیں ان کے تو پالیسی آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. تو میرا یہی کوشچن ہے کہ ہاؤ ڈو وی فلٹر دس آؤٹ, ہم اس کو کس طرح سے یہ کریں, کس طرح سے لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ بھائی یہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارا مقابلہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ان سے مقابلہ نہیں ہے کیونکہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, ہمارے ان سے نہیں ہے, یہ تو ڈیسیژن میکر نہیں ہے, یہ تو بوٹ پالش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یو نو دا ہول نیریٹو. سو ہاؤ ڈو وی ڈو دس آن سوشل میڈیا؟ یار آئی تھنک علی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک نیریٹو بلکہ ایک ہیش ٹیگ رن کیا کرتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے, وہ تھا پاکستان موونگ فارورڈ. تو میرا تو آئی ٹوٹلی اگری وتھ روف صاحب کہ آئی تھنک وی ہیو ٹو ہائی لائٹ کہ بھائی یہ کیا تھا پاکستان اور کیا ہو گیا پچھلے 1.5 سال میں نا. تو وہ جب ہم کریں گے نا, جب وہ فور فرنٹ پہ آئے گا, جب سب جیسے آپ نے ایک اسپیس کی تھی مزمل اسلم کے ساتھ, وہ جو اکانومی کا جو ڈیزاسٹر ہے اس کو فور فرنٹ پہ لانا ہوگا, اور جتنا کچھ اچھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آر گونا میک دیٹ ان ڈرائیونگ سیٹ. علی میں ایک چھوٹی سی بات, اگر آپ ختم کرنے والے جا رہے ہیں تو میرا خیال میں آپ کی جو یہ سوشل میڈیا ٹیم کو کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں دل کی گہرائیوں سے ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آئی تھنک ان کا جو رول رہا ہے پارٹی کی ایمرجنس میں اور پارٹی کی جو نیریٹو ہے اس کو آگے لے جانے میں, میرا نہیں خیال کہ 75 سالہ تاریخ میں کوئی اور پریسیڈنس ہمیں ملتا ہے جو کہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے. اور یہ سارا والنٹری ورک ہے اور اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کتنی لوگوں کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ 15-16 ہزار تو میرا خیال والنٹیئر رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں, اور باقی اس کے علاوہ جو ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں, جو اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ honestly میرا hats off to them, hats off to all of them, each one of them. جبران اس وقت شاید اپنی بیسمنٹ میں ہے یا پتہ نہیں ہے بیسمنٹ, مجھے نہیں پتا جبران کہاں پر ہے. ان کی بیسمنٹ میں ایک مشین ہے جس میں وہ ٹویٹ ڈالتے ہیں, تو ٹویٹ جو ہے نا آپ کو پتا ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. یہ بہت سے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روف صاحب اس غلط فہمی کو بھی دور کروا دیں کہ یہ واقعی میں جینون والنٹیئر ہے جو اس پارٹی کے پاس ہے, کہ جو بذات خود مطلب اپنے تئیں آپ جو ہر چیز کرتے ہیں, کسی کو کچھ زیادہ مطلب بلکہ علی میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے والنٹیئرز ہیں, اگر ہم والنٹیئر ورک کی بھی جو ٹریڈیشن ہے یہ خان صاحب نے شروع کی تھی, یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے, جو انہوں نے جو کانفیڈنس اور جو ٹرسٹ اپنی ذات میں بلڈ کیا ہے شوکت خانم کے ساتھ, اینڈ اٹ کنٹینیوز. میں حیران ہوں آنیسٹلی کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے یہ اتنی انسپائرڈ ٹیم جو ہے, اور وہ ٹوٹل مطلب ان کا کوئی اس میں فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ٹائم لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کو بہت کچھ سننا بھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, آپ نے کہا نا والنٹیئرز ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم والنٹیئرز نہیں ہوتے اور اگر پیڈ ہوتے نا تو اتنے اچھے نہیں ہوتے. جذبہ نہ ہوتا ہے زیادہ, جس جذبے کے ساتھ, لیکن آپ پلیز اس کو سب اپنے لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم مطلب ہم وی آر گریٹفل ٹو دیٹ. ساری کی ساری نہیں مجھے بتا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک تو سب سے زیادہ اسکلڈ لوگ ہیں, صحیح ہے, اپنے اپنے کیریئرز میں اتنا کچھ, یعنی کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, اصل ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, مطلب اپنی فیلڈ کے ماسٹرز ہیں, اور یہ اپنا ٹائم جاب کے بعد دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں. لاجک تو کوٹ کوٹ کے بڑا ہے, اور جو سینس آف ہیومر ہے نا, یہ آپ کہتے ہیں نا کہ 1.5 سال سے ہم کوپ کس طرح کر رہے ہیں, یہ جو سینس آف ہیومر اور اتنے جو ٹریجڈی میں ہم کامیڈی ڈھونڈتے ہیں, یہ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سب ساتھ چھوڑ جائے ہمارا, لیکن ہم سوشل میڈیا والے رہ جائے نا, ایک دوسرے کو اتنا لفٹ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ دس از ہسٹورک, یہ پاکستان, میں نے تو اپنی لائف میں اس طرح کا جذبہ کبھی نہیں دیکھا. تو مائی ہیٹس آف ٹو دیم ٹو, اور جو ان کی اسکل ہے, جو لاجک ہے, اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اور تبھی پڑے گا. اسپیکنگ آف پروفیشنلز, میں آپ کو بتا دوں کہ وائل وی آر ریکارڈنگ دس, ابھی ہم جو یہ کر رہے ہیں اس وقت ایک اسپیس چل رہی ہے ہماری آفیشیل, اور ایک ہوسٹ ہے اور 2 کو ہوسٹ ہیں. ان میں سے ایک آنکالوجسٹ ہیں اور ایک ڈاکٹر ہیں, اور تیسرے جو ہیں وہ بھی اپنی فیلڈ میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں والنٹیئر کرتے ہیں. بہرحال جی, رؤف حسن صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جبران الیاس تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ آپ دونوں کا. ہم نے 15 منٹ کا کہا تھا لیکن تقریباً 30 منٹ ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی جنراسٹی کا بہت زیادہ شکریہ. لوگ یہ سننا چاہتے تھے, یہ باتیں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ایگزیکٹلی ہم اس چیزوں کو کیسے آگے لے کر چلیں گے. بلا شبہ ایک مشکل وقت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بظاہر کہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ وہ مشکل وقت نہیں ہے جس طرح کہ رؤف حسن صاحب نے کہا, جبران نے کہا. یہ وہ وقت ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ایک بہتر وقت ہے کہ آپ کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اب ہم جو مرضی ہو جائے, جس طرح خان صاحب نے کہا کہ جب تک نظریے پر قائم ہے, جب تک میرا ووٹر قائم ہے, میرا ووٹر اگر اف دے گو مطلب اگر وہ کم ہو جائے گا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان کا پیغام گلی گلی, محلے محلے, گاؤں گاؤں, کوئی ایک شہر کوچا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں تک نہ پہنچاؤ. اور اس تحریک کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس تحریک میں خواتین فرنٹ فٹ پہ شامل ہیں. اب ہماری خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, اور جب کوئی تحریک خواتین کے اندر ایسی پذیرائی حاصل کر لے, اس تحریک کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس امید کے ساتھ کہ بیٹر سینس ول پریویل انشاءاللہ, اور انشاءاللہ پاکستان اچھے دن دیکھے گا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.